हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी की एक मेडिसिन हिपरसल्फ के बारे में। दोस्तों, हिपरसल्फ सल्फर और कैलकिरिया कार्ब के मिश्रण से बनी हुई दवा है। और आज दोस्तों हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसके फिजिकल सिम्टम के बारे में, इसकी मॉडलिटीज़ क्या क्या होती हैं और ये कौन कौन से डिसीज़ में काम करती है, क्या क्या इसके प्रोमिनेंट सिम्टम होते हैं, क्या इसका कैसा माइंड होता है। तो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात हिपरसल्फ की। दोस्तों, इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है 3 चीज़ों के लिए: सेंसिटिव टू टच, सेंसिटिव टू पेन एंड सेंसिटिव टू ड्राई कोल्ड एयर। और भी बहुत सी मेडिसिन है पेन के लिए, सेंसिटिव टू पेन, टच एंड कोल्ड एयर के लिए, लेकिन ये कुछ ज़्यादा है। जैसे सेंसिटिव टू ड्राई कोल्ड एयर के लिए आपकी सोराइनम है, कैलकिरिया कार्ब है। लेकिन हिपरसल्फ का पेशेंट इतना ज़्यादा ड्राई कोल्ड एयर के लिए सेंसिटिव है, जहाँ एक नॉर्मल बंदा एक स्वेटर से, एक जैकेट से, एक जर्सी से अपने आप को कवर करता है जाड़ों में, लेकिन ये अपने आप को जाड़ों में बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहनकर कवर करता है, पूरा पैक करता है अपने आप को, कानों को पैक करता है, कवर करता है, गर्दन को पैक करता है, हेड को पैक करता है, पूरे ऊपर से नीचे तक कवर करके रखता है ताकि ठंड ना लग जाए। थोड़ी सी भी ठंड इससे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इससे रेस्पिरेटरी ट्रबल्स एकदम आ जाते हैं, नज़ला, खांसी, जुखाम, बुखार एकदम इसे आ जाएंगे। थोड़ी सी भी ठंडी हवा लगी और ये बीमार, इतना ज़्यादा सेंसिटिव है ये। अगर ये ठंडे प्लेस पे जाएगा तो ये बहुत कवर करके रखेगा, अपना मुंह को कवर कर लेगा, पूरा जो है कवर करके रखेगा। ठंडी हवा इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव है। रूम में पूरा हीटर होना चाहिए, गर्माहट होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी ठंड आ रही है ना रूम में, एकदम किसी भी चीज़ से ठंड आ रही है, कोई विंडो खुली हुई है, कोई गेट, थोड़ा सा गेट खुला हुआ है, तो सारी चीज़ों को एकदम बंद करेगा, एकदम पैक कर देगा। इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है। लेकिन अगर ये अगर थोड़ा सा भी जो है ठंडी हवा के संपर्क में आया तो इससे नज़ला, खांसी, जुखाम, बुखार तुरंत आ जाता है। जाड़ों में बहुत पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब एकदम ठंड लग गई मुझे, तो एकदम खांसी जुखाम हो गया, कुकर खांसी, नज़ला जो होता है एकदम सोर, स्टिफ हो जाती है नोज। और टॉन्सिल बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। टॉन्सिलाइटिस की बहुत अच्छी दवा है, बहुत बड़े बड़े टॉन्सिल हो जाते हैं, क्विंसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कोल्ड एयर से, कोल्ड वाटर से बड़ी प्रॉब्लम होती है। और थॉट में भी ऐसा लगता है जैसे कुछ कांटा सा, नुकीली चीज़ इटकी हुई है, बार बार ऐसे करेगा इस तरह से ये पेशेंट करता है। स्क्रैप करने की कोशिश करता है बार बार गले को, लेकिन बार बार करेगा लेकिन होता नहीं है। ठंडी चीज एकदम गला पकड़ लेती है, बहुत अच्छी दवा है उसके लिए। नोज स्टिफ हो जाती है, जुखाम हो जाता है ठंडी हवा लगने के बाद। टॉन्सिलाइटिस क्विंसी में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये सेकेंड स्टेज इन्फ्लामेशन की बहुत अच्छी दवा है। फर्स्ट स्टेज के लिए फेरमफोस है और बेलाडोना है, लेकिन सेकेंड स्टेज इन्फ्लामेशन के लिए बहुत अच्छी दवा है हिपरसल्फ। दोस्तों, इसमें क्रॉप
लाइक सिम्टम दिखाई देते हैं, कुकर खांसी जैसे सिम्टम भी बहुत ही प्रोमिनेंट है। जब इसके चेस्ट का एग्जामिन करते हैं स्टेथोस्कोप से, तो चेस्ट में घड़ की आवाज़ आती है, वीजिंग रैटलिक साउंड, जैसे म्यूकस भरी हुई है। लेकिन बहुत ज़्यादा क्रॉप करने के बाद भी थोड़ी सी म्यूकस निकलती है, ज़्यादा जैसे भरी हुई है तो क्रॉप करने के बाद में निकलनी चाहिए म्यूकस बाहर, लेकिन नहीं निकलती है। ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर क्रोनिक है, अगर एक्यूट है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम बुखार हुआ एक्यूट है, तो एकोनाइट काम करती है। लेकिन एकोनाइट देने के बाद में कुछ सिम्टम ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ सिम्टम बच जाते हैं, तो उसके बाद में अगर हम हिपरसल्फ इस्तेमाल करें तो बड़ा अच्छा काम करती है। एक्यूट प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सर्दी लग गई, जो है आपकी क्रॉप लाइक सिम्टम आने लगे, खांसी हो गई, नज़ला हो गया, तो एकोनाइट दे दी। नहीं कि एकोनाइट से ठीक नहीं हुआ पूरी तरह से, तो हिपरसल्फ दें तो बड़ा अच्छा काम करता है। तो ब्रोंकाइटिस में क्रोनिक है, अस्थमा है, टीबी है। रेस्पिरेटरी टवल्स में इतना बेहतरीन काम करती है अगर इसकी ये मॉडलिटीज़ मिल रही हैं। सेंसिटिव टू ड्राई कोल्ड एयर, ये इसका बहुत ही अच्छा सिम्टम है। एम्ब्लोरेशन फ्रॉम बाम रूम, बहुत अच्छा ये मॉडलिटीज़ अगर मिल रही है तो बहुत अच्छा काम करती है। और दोस्तों, इसमें जीआईटी के सिम्टम हैं पर उतने ज़्यादा नहीं हैं। इसके पेशेंट को खट्टी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, और इसका जो भी डायरिया होता है तो उसकी स्टूल में एकदम खट्टी जैसी गंध आती है। इवन कोई भी डिस्चार्जेस हों, नेज़ल डिस्चार्ज हो सकता है, पर्सपिरेशन हो सकता है, या स्टूल, सारे शोर होते हैं, सब में सब एक्रिड होते हैं और सब में खट्टी जैसी गंध आती है। ये इसका जीआईटी सिम्टम है। और दोस्तों, दूसरी चीज़ क्या है, कानों के लिए बहुत अच्छी दवा है ये। इसका जो टॉन्सिलाइटिस के समय में इसका जो पेन होता है, ये एयर तक चला जाता है पेन, और एयर में भी इसका जो इन्फेक्शन एयर तक चला जाता है, तो एयर में भी एक मवाद टाइप में, पस टाइप में निकलती है, उसमें बहुत ज़्यादा बदबू होती है, एसिडिक होता है, खट्टी जैसी गंध आती है, उसमें इचिंग आती है। बहुत अच्छी दवा है ये। पिंपल्स में बड़ा अच्छा काम करती है। अगर पिंपल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू टच और बहुत ज़्यादा पेन है उनमें, मतलब रेड है, उनका बेस रेड है और थोड़ा सा उसमें पस बना हुआ है, अब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उसमें, जैसे कहते हैं ना अकड़ टाइप, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अकड़ रहा है, इस तरह से जो है पिंपल्स में पेन होता है। और कोई टच करे तो टच करने से पेन होता है। कोई फुंसी है या कहीं पे कट लग जाए और उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है और पेशेंट टच ना करने दे। वैसे तो चाइना भी है सेंसिटिव टू टच, लेकिन चाइना में क्या है कि वो हार्ट प्रेशर से उसे आराम मिल जाता है, लेकिन इसमें नहीं मिलता। इसका पेशेंट इतना ज़्यादा चिल्लाता है, रोता है, एग्रेसिव हो जाता है पेन के कारण, और टच करने बिल्कुल नहीं देगा, एग्जामिन करने बिल्कुल नहीं देगा। कोई फुंसी हो सकती है, बॉइल्स हो सकती है, कहीं कट लग सकता है, पिंपल्स हो सकता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है।
और दोस्तों इसमें माइंड के सिम्टम भी कुछ प्रोमिनेंट हैं, तो वो देखते हैं कि माइंड के सिम्टम इसमें क्या क्या हैं। दोस्तों इसका पेशेंट फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव के लिए और अपनी खुद की हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहता है, अपनी फैमिली के लिए डेडिकेटेड रहता है, केयरफुल रहता है, रिलेटिव के लिए डेडिकेटेड रहता है, केयरफुल रहता है, मतलब बहुत केयर करता है उनकी हेल्थ के बारे में। कुछ अगर फैमिली में हो जाए तो बड़ी चिंता करेगा, बड़ा ध्यान रखता है। लेकिन एक फैमिली में रूल रेगुलेशंस होते हैं, जो फैमिली का मुखिया होता है वो रूल रेगुलेशंस बना के रखता है। कोई भी फैमिली हो, हर फैमिली के एक रूल रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हीपर सेल्फ का पेशेंट होता है, अगर उनमें हीपर सेल्फ का कोई मेंबर है तो वो रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है, वो नहीं मानता है रूल रेगुलेशंस, जिस कारण से हीपर सेल्फ का जो मेंबर होता है उसमें और जो फैमिली का मुखिया है जिसने रूल रेगुलेशंस बना रखे हैं उसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, विरोधाभास हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं, वैचारिक मतभेद। वो उसके लिए उसे टोकता है, डांटता है कि तुम इसे फॉलो नहीं कर रहे हो रूल को, वो नहीं मानता है, वो अपने अकॉर्डिंग चलता है। हालांकि वो फैमिली के लिए डेडिकेटेड है, रिलेटिव के लिए डेडिकेटेड है, सबके लिए केयरफुल है, सबकी चिंता करता है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर ये जो कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास अगर बढ़ता रहता है तो दोस्तों यह सोचने वाली बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ बढ़ती रहती है, अगर इस तरह का कोई मेंबर है तो उसे ज़्यादा हमें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। लेकिन इस मेडिसिन में क्या है, मैं उसे डिटेल में तो बताऊंगा ही आप लोगों को। तो जब ये विरोधाभास बढ़ता रहता है, कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ता रहता है, तो इसका पेशेंट उसमें वायलेंसी आ जाती है और उसका जो फैमिली की तरफ रुझान था, डेडिकेशन था, वो एकदम केयरफुल था, वो एकदम विपरीत हो जाता है। फिर वो किसी बात से कोई मतलब नहीं रखता और वो क्रिमिनल टाइप हो जाता है। उसमें जो मोरल थे वो सारे खत्म हो जाते हैं। इवन अगर वो गलत कामों में भी चला जाता है तो उसे एक पछतावा नहीं होता कि हाँ मैं गलत काम कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मोरल ही खत्म हो गए, जो उसमें जज्बात थे वो सारे खत्म हो जाते हैं, पत्थर दिल हो जाता है। तो अगर ऐसी अवस्था में जब वो वायलेंसी वाली स्टेज में आ जाता है, क्रिमिनल माइंड हो जाता है, अगर उसमें कोई उस विरोध करने की कोशिश करे, उसे टोकने की, इंटरफेयर करने की कोशिश करे, तो वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है कि सामने वाले को मार भी सकता है, किल कर सकता है, और उसे कोई पछतावा भी नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर मोरल नहीं है, जज्बात नहीं है, वो सारे ख़त्म हो गए। क्यों ऐसा क्यों होता है? पहले तो वो इतना अच्छा था, अब इतना ज़्यादा वायलेंसी उसके अंदर कैसे आ गई? वो इसलिए दोस्तों आ गई, मैंने आप सभी लोगों को बीच में एक बार बताया था कि वो ऐसा हुआ कि पहले वो डेडिकेटेड था, सब कुछ करता था फैमिली के लिए, केयर टेकर था। लेकिन जब कोई उससे बार बार टोकेगा, बार बार इंटरफेयर करेगा, उससे जानबूझ के रूल रेगुलेशंस मनवाएगा, उसकी जो उसकी केयर करता था, वो दूसरों के लिए डेडिकेशन है, उसको उसकी सराहना ना करते हुए, उसे ना देखते हुए, उसे रूल रेगुलेशंस के लिए प्रेशराइज करना कि तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, और जो वो केयर करता था उसे नज़रअंदाज करना। तो ऐसा होता है कई बार, फैमिली जो मेंबर होते हैं वो बंदा अगर केयर टेकर है, डेडिकेटेड है,
तो अगर वो रूल रेगुलेशंस फॉलो भी नहीं कर रहा है तो थोड़ा अवॉइड कर देते, चलो कोई बात नहीं, कम से कम हमारी केयर तो करता है, हमारे लिए डेडिकेटेड तो है, चलो रूल रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं प्रेशराइज करते हैं, और इस प्रेशराइज करने की वजह से ही इसमें वायलेंसी वाली स्टेज आ जाती है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपके यहाँ पे कोई ऐसा मेंबर है तो उसे प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। किसी भी मेंबर को, किसी भी आदमी को उसके हिसाब से काम करने देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई काम आदमी अपने मन से करता है तो वो उसमें 100% देता है। अगर आप उससे प्रेशराइज करके कोई काम कराओगे तो वह नहीं कर पाएगा। तो यही मेरा बताने का आपको औचित्य था। तो इस तरह का इसमें माइंड होता है, एक तरफ इसकी अच्छाई है, एक तरफ इसकी बुराई है। बुराई किसकी वजह से आई है, उस चीज़ को हमें अपने फैमिली मेम्बर को प्रेशराइज नहीं करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, वरना ऐसी स्टेज भी आ जाती है। अगर ये दोनों स्टेज किसी में हैं तो, या एक स्टेज है और दूसरी स्टेज भी इस तरह की आ गई है, अगर उसकी हिस्ट्री पहले अच्छा था, डेडिकेटेड था, और बाद में वो ऐसा बना है, ऐसा माइंड मिल रहा है किसी भी पेशेंट का, तो हम हिपरसल्फ दे सकते हैं। बाकी हमें अगर कोई डिसीज़ स्टेज में आ रहा है, रेस्पिरेटरी टवल्स में बहुत ही बेहतरीन काम करती है। फुंसी में कहीं कट लग जाए, फोड़े में कहीं कोई चीज़ पक रही है, टॉन्सिल में, क्यूंसी में, मम्स में, गले की प्रॉब्लम में बहुत ही बेहतरीन काम करती है। कान की प्रॉब्लम में बहुत ही बेहतरीन काम करती है ये दवा। और मॉडलिटीज़ जो मैंने आप सभी लोगों को बताई, वही इसमें एम्लोरेशन कैसे मिलती है, एग्रावेशन कैसे मिलती है, वो चीज़ कंफर्म करती हैं। और एक चीज़ और बताऊंगा, इसकी जो कंप्लेंट है वो जो मॉइस्चर कोल्ड बाइंड होती है, जिसमें जब मौसम में एयर में नमी होती है तो उसमें थोड़ी कम हो जाती है, ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। और ड्राई कोल्ड एयर में इसकी कंप्लेंट सारी बढ़ जाती है, मॉइस्चर कोल्ड एयर में इसकी कंप्लेंट कम हो जाती है, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।